और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। इसलिए एरेल का एक्सक्लूसिव नाइट स्पेशल ट्रेनिंग अब शुरू होता है। सीना और आशा सहमति में सिर हिलाती हैं। एरेल अपने दोनों गार्ड्स को एक क्लासरूम में ले जाता है। सीना अपना हाथ उठाती है और पूछती है कि क्या वे सच में यहीं ट्रेनिंग करने वाले हैं, क्योंकि उसे यह जगह ट्रेनिंग के लिए थोड़ी छोटी लगती है। एरेल कहता है कि यहाँ कोई फाइटिंग की ट्रेनिंग नहीं होगी, वह यहाँ बस कुछ लेक्चर्स देने वाला है। एरेल उनसे पूछता है कि क्या वे स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। एरेल एक किताब हाथ में लेता है और मुस्कुराता है। ये किताब एरेल की सीक्रेट मैनुअल है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक इंट्रोडक्शन है जो नाइट बनना चाहता है। वह सोचता है कि अगर यह ट्रेनिंग सच में काम कर गई तो वह इस किताब को दूसरे नाइट्स को बेचेगा। आशा किताब लेती है और पढ़ना शुरू करती है। पढ़ने के बाद वह कहती है कि एक चीज उसे समझ नहीं आई। आशा पूछती है कि ऑरा को मजबूत करने के लिए उसे अपने पूरे शरीर में मौना सर्कुलेट क्यों करनी चाहिए। दूसरी ओर सीना पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और कहती है कि उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एरेल ये देखकर सोचता है कि शायद वह इस किताब को बेच नहीं पाएगा। वह चॉक बोर्ड पर मारता है और कहता है कि कोई बात नहीं। उसे पहले से ही अंदाजा था कि वे इतनी जल्दी सिर्फ एक किताब पढ़कर समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वे कहते हैं कि एरेल बहुत क्रूल है। एरेल समझाने लगता है कि शरीर में स्टोर की जाने वाली मोना की मात्रा अलग अलग होती है और शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी। इसका मतलब है कि शरीर में एक मोना सर्कुलेशन पाथ होता है। सीना और आशा के मामले में उनका मोना पाथ फिलहाल ब्लॉक्ड है। एरेल बताता है कि अगर वे बिना ध्यान दिए उसकी तरह इमिटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा वेस्टफुल और खतरनाक हो सकता है। अगर सर्कुलेशन पाथ ठीक से ओपन न हो और इसे जबरदस्ती किया जाए तो पता है क्या होगा। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद एरेल जोर से ब्लैक बोर्ड पर मारता है और कहता है कि इससे सब कुछ केओस में बदल जाएगा, कि डिविएशन की स्थिति में गिरने के अलावा वे ऑरा का यूज भी नहीं कर पाएंगे और कॉर्प्स जैसे हो जाएंगे। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं और सीना तो कांपने भी लगती है। एरेल उनका ध्यान खींचते हुए कहता है कि अभी उन्हें बस एक चीज सीखनी है, अपने शरीर में इस मैसिव एनर्जी को नेचुरली एक्सेप्ट करना। वह जोर देता है कि उन्हें हर दिन अपने शरीर में मोना स्टोर करनी होगी और उसे एफिशिएंटली सर्कुलेट करना सीखना होगा। एरेल मुस्कुराता है और अपने चेस्ट पर हाथ रखकर बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि अगर वे यह सीख लेते हैं तो उनका ऑरा यूज करने का तरीका ड्रास्टिक तरीके से बदल जाएगा और यह उसकी गारंटी है। सीना और आशा एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं कि यह तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि एरेल जैसा इनक्रेडिबल इंसान ऐसा कहेगा। एरेल अपना कोट उतारता है और कहता है कि लगता है वे समझ गए हैं, इसीलिए अब वह उनके लिए बेस्ट सूटेड थ्योरी और लेसन बताएगा। वह उन्हें उसे फॉलो करने के लिए कहता है। जैसे ही वे एक नई जगह पहुंचते हैं, एरेल सीना को बुलाता है और कहता है कि वह सबसे पहले उसे ट्रेन करेगा। वह चाहता था कि सीना ऑरा पर ज्यादा फोकस करना सीखे। सीना कहती है कि वह इसे अच्छे से यूज कर सकती है और वो अपने हाथ में ऑरा कंसंट्रेट करती है। एरेल उसे देखता है और पूछता है कि क्या वह इसे अपने दूसरे हाथ और दोनों पैरों में भी एक साथ कर सकती है। सीना कोशिश करती है लेकिन वो इसमें स्ट्रगल करने लगती है। एरेल सिर्फ देखता रहता है और सोचता है कि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सीना इसे सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट कर सकती है। एरेल सोचता है कि अपने पूरे शरीर में ऑरा फैलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आमतौर पर लोग पहले उन जगहों पर कंसंट्रेट करते हैं जहां इसकी जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑरा का कंजम्पशन रेट बहुत फास्ट होती है और यह जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ मिनटों बाद सीना जमीन पर बैठ जाती है और साई करती है कि यह काम नहीं कर रहा। अगर उसे इसे पूरे शरीर में एक साथ यूज करना है तो उसके सेंसेस इसे हैंडल नहीं कर पा रहे। एरेल मुस्कुराता है, उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि अब वे इसे ऐसे करेंगे। सीना थोड़ी नर्वस हो जाती है लेकिन फिर यह काम करने लगता है और उसके दोनों हाथ ऑरा से घिरने लगते हैं। एरेल कहता है कि टेम्परेचर या बॉडी के टच को फील करके कंसंट्रेट करना आसान होता है, ये एक ट्रिक है। एरेल सीना से कहता है कि वह अपने सेंसेस को उसके हाथ की पाल्म पर कंसंट्रेट करे। सीना अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती है। कुछ ही देर में जब सीना अपनी आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि उसके दोनों हाथ ऑरा से ढक चुके हैं। वह हैरान और खुश हो जाती है। सीना हंसने और सेलिब्रेट करने लगती है। वो कहती है कि उसने आखिरकार कर दिखाया। वह एरेल के हाथों को सहलाते हुए कहती है कि उसके हाथ बहुत सॉफ्ट हैं, जिससे वह जलन महसूस कर रही है। एरेल को अचानक एक अजीब सी फीलिंग होती है। वह सीना से कहता है कि वह मजाक करना बंद करे और कॉन्सेंट्रेट करे। और अब और भी डेंस हो जाती है। सीना चमकती आंखों और एक बड़ी स्माइल के साथ खड़ी होती है और कहती है कि अब उसने सच में समझ लिया। यही होता है जब कोई प्रिंस के हाथों को टच करता है। एरेल ये सुनते ही जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि उसने शायद उसे कुछ गलत सिखा दिया, लेकिन अब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। अब एरेल किसी चीज के ऊपर बैठा है और कह रहा है कि आशा थोड़ी ज्यादा इंपेशेंट है, क्योंकि पिछले फाइट में जब सीना उसके पास आई तो उसने बिना सोचे समझे किक मार दी। एरेल कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आशा किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मेली कॉम्बैट तकनीक अपनाएगी जिसकी मेली कॉम्बैट स्किल्स उससे बेहतर हो। वह जोर देकर कहता है कि यह बहुत बड़ी गलती है। फाइटिंग में सबसे जरूरी चीज होती है शांत रहना। आशा पूरी तरह पसीने से तर और थकी हुई है। वह पूछती है कि क्या यही कारण है कि उसे इस तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। एरेल, जो उसकी पीठ पर बैठा है, वो कहता है कि बिल्कुल यही वजह है।
आशा चलते चलते कांपती है और कहती है कि अब वह प्रिंस एरेल के वजन के अलावा और कुछ महसूस नहीं कर पा रही है। एरेल उसे हल्का सा हिलाता है और कहता है कि उसे तब तक और कंसंट्रेट करना होगा जब तक यह एहसास खुद ब खुद गायब ना हो जाए। एरेल कहता है कि आशा को शांत रहना चाहिए और ऐसे फोकस करना चाहिए जैसे उसे कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। आशा पसीने से लथपथ जवाब देती है कि उसे समझ आ गया। इस बीच किसी दूसरे जगह एक कैसल में एक महिला को एक चिट्ठी मिलती है। वो पढ़ते ही उसे एहसास होता है कि यह प्रिंस एरेल की उपलब्धियों की रिपोर्ट है। वह देखती है कि हाल ही में एरेल ने किंग के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। पहले तो उसे लगा कि यह कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अब यह लड़का बड़ा खतरा बन चुका है। महिला चिट्ठी को जला देती है और कहती है कि वह खुद इस मामले को संभालेगी। रात होने लगती है और आशा अभी भी ट्रेनिंग कर रही है। उसके सामने का पेड़ दो हिस्सों में कट चुका है। वह सोचती है कि यह तो प्रिंस के स्टूडेंट्स से उम्मीद की ही जा सकती थी। उनकी गाइडेंस से वह पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रही है। इसके अलावा ट्रेनिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस इसे समझने की देरी है। लेकिन आशा अभी भी खुद से सवाल करती है कि क्या वह सच में यह सब पाने के लायक है। आखिर एरेल शाही परिवार से था और वह तो नोबल परिवार से थी, लेकिन उनका परिवार अब बर्बाद हो चुका था। आशा सोचती है कि क्या उसे सच में प्रिंस एरेल का इतना प्यार पाने का हक है। पेरल परिवार बहुत अमीर नहीं था। वे एक छोटे से गांव में शांति से रह रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर अटैक्स की वजह से वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। जब मॉन्स्टर अटैक हुआ, उसके पिता ने दरवाजा थाम रखा था और वो चिल्ला रहे थे कि सब भाग जाएं, क्योंकि यह जगह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आशा की मेड्स उसे खींचते हुए बाहर ले जा रही थीं, लेकिन वह रोती रही। वो कोशिश करती रही कि अपने पिता की मदद कर सके। जैसे ही वह बाहर निकली, उसके पिता ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा कि वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी आशा पे छोड़ रहे हैं। उसे जीना होगा और स्ट्रांग बनना होगा ताकि वह परिवार का नाम आगे बढ़ा सके। समय के साथ वे नोबल्स, जिन्होंने पहले पैरल परिवार से अच्छे संबंध रखे थे, उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। आखिरकार आशा ने ऑर्डर ऑफ नाइट्स को ज्वाइन करने का फैसला किया ताकि वह सरवाइव कर सके। अपनी मार्शल आर्ट्स टैलेंट की वजह से वह जल्दी ही ऑरा जागृत करने में सक्षम हुई और उसे रॉयल पैलेस में 15वें ऑर्डर ऑफ नाइट्स में असाइन कर दिया गया। यह नाइट्स का सबसे निचला स्तर था, जहां बस घटिया लोग थे, और उनमें से सबसे बुरा था खुद नाइट्स का कमांडर। वह आदमी निकम्मा और आलसी था, और उम्र दराज होने के बावजूद वो बस ऑरा का एक बिगिनर था, जिसे ये पोजीशन सिर्फ अपने कनेक्शंस की वजह से मिली थी। वह हमेशा आशा से कहता कि आज वह उसे स्पेशल ट्रेनिंग देगा और कोशिश करता कि उसे ऐसी जगह ले जाए जहां वे अकेले हों। उसने उसे कई बार कन्विंस करने की कोशिश की कि वह उसका साथ दे, लेकिन आशा को कभी भी उसके आसपास सेफ महसूस नहीं हुआ। आशा पूरी ताकत से एक और पेड़ बीच से तोड़ देती है। वह गुस्से में सांस लेती है और सोचती है कि अगली बार जब वह उस आदमी से मिलेगी तो वो उसे भी आधा चीर देगी। वह सोचती है कि उसने प्रिंस का बॉडीगार्ड बनने के लिए अप्लाई किया था क्योंकि वह हताश थी। वह सब कुछ झेलने के बाद आखिरकार उसे प्रिंस ने चुन लिया। आशा आकाश की ओर देखती है और मुस्कुराती है। वो सोचती है कि एरेल की वजह से उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो रही है। उसे बस थोड़ा और पैसा चाहिए ताकि वह अपने भाई को स्कूल भेज सके। उसकी जिंदगी में हो रही सारी अच्छी चीजें प्रिंस एरेल की वजह से हैं और उसे लगता है कि उसे किसी तरह इस एहसान का बदला चुकाना चाहिए। कहीं और सीना भी सोचती है कि प्रिंस का बॉडीगार्ड बनना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि वह भी बुरी स्थिति में थी। घर का एक बटलर उसे देखता है और पास आकर कहता है कि वह हमेशा इतनी जल्दी उठती है, जो कि प्रिंस के बॉडीगार्ड के लिए स्वाभाविक है। सीना हंसती है और कहती है कि ऐसा इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह अभी भी अपनी नई जॉब के साथ एडजस्ट नहीं हो पाई है। वह मुस्कुराते हुए बटलर को गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है कि उसका दिन शानदार बीते। सीना जेरल एक ऐसे फैमिली से आती है जो जनरेशन से मर्सनरीज रहे हैं। जहां वो बड़ी हुई, वो एक मर्सनरी ट्राइब थी जो किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करती थी, क्योंकि वे लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। इतनी चेंजेस के बावजूद सीना अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। एक दिन उसके फादर ने उसे बुलाया और बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि जैसा कि वो पहले से जानती है, उनकी एम्पायर के खिलाफ आखिरी जंग 30 साल पहले हुई थी। भले ही अब सब कुछ पीसफुल हो गया हो, लेकिन मर्सनरी की इनकम ड्रास्टिकली गिर रही है। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके जैसे मर्सनरी के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए सीना को बाहर जाकर पूरी दुनिया देखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वे उन बूढ़े मर्सनरीज का ध्यान रखेंगे जो इस लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसके जैसे यंग लोगों को लाइफ में एक नया रास्ता अपनाना चाहिए। सीना मुस्कुराई और बोली कि वो अपने फादर के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने उनकी बात समझी और वो वैसा ही करेगी जैसा उन्होंने कहा। सीना को ट्रैवल करना पसंद था और नाइट्स की ट्रेनिंग भी उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। जब सीना अपनी ट्रेनिंग में थी तो उसके फादर, जो एक करप्टेड लॉर्ड के खिलाफ थे, उनका अचानक अंत हो गया। सीना को लगता था कि उसके फादर थोड़े सिली थे, लेकिन वो खुद भी उनसे अलग नहीं थी। जैसा पिता वैसी बेटी। उसे दुनिया के तौर तरीके के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। उसने गुस्से में अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को जोर से पंच मारा, जिससे उसका सिर टेबल पर जोर से टकराया। फिर उसने उसके बाल पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या प्रमोशन ने तुम्हें अंधा कर दिया है?
वो निर्दोष विलेजर्स को बैंडिट्स की तरह कैद करना चाहता था और उन्हें मारने तक की सोच रहा था। सीना इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या उसमें जरा भी हमदर्दी बची है। वो आदमी लगभग बेहोश हो गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन सीना ने बस सीटी बजाई और सोचा कि उसे अपने एक्शंस का कोई अफसोस नहीं है। सच कहा जाए तो उसे तो रिलीफ महसूस हो रहा था। सीना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी और उसे डेंजरस एरियाज में भेजा जा रहा था। घूमने के बाद उसने खुद को एक एस्कॉर्ट नाइट के रूप में ऑफर किया और तभी उसे प्रिंस एरेल ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं और उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। सीना को अपने ट्रेनिंग और प्रिंस के साथ एस्कॉर्टिंग के मोमेंट्स याद आए और उसने सोचा कि वो सच में लकी है। प्रिंस भले ही लेजी हो, लेकिन वो एरोगेंट नहीं है। जब भी सीना उसे देखती, उसे एक अजीब फीलिंग होती। उसके हाथ इतने सॉफ्ट और फ्लफी हैं कि उसे छूने का मन करता है। सीना का चेहरा लाल हो गया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं थी। जो मैटर करता था वो था प्रिंस की काइंडनेस, जिसे सीना कभी चुका नहीं पाएगी। अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन सकती थी, वो भी सिर्फ उसकी टीचिंग्स की वजह से। सीना और आशा ने एक साथ कहा, हम प्रिंस को किसी भी चीज से बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। अब दोनों प्रिंस एरेल के घर के पास पहुंचे। भले ही एरेल मार्शल आर्ट्स और मैजिक में ज्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स दिखाए। उसने रेयर गुड्स बनाए जिससे पूरे किंगडम की फाइनेंसेस ग्रो हुई। यहाँ तक कि उसने सेकंड प्रिंसेस को सिर्फ अपने इंस्ट्रक्शन से ऑरा एक्सपर्ट बना दिया, और वो भी बहुत कम समय में। इसीलिए लोग उसे द ग्रेट ग्रे सेज कहते थे। लेकिन अभी एरेल एक चेयर पर लेटा हुआ था। वो सोडा पीते हुए मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, कुछ ना करने से बेहतर कुछ नहीं है। एरेल इस वक्त 13 साल का है और वो अपने बेस्ट एफर्ट्स इसी में लगा रहा है कि उसे कुछ ना करना पड़े। रॉयल कासल में एक छोटी मीटिंग चल रही थी जहां तीसरा प्रिंस एरेल के 14वें बर्थडे की बात हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पास आ रही है। काउंट टेनविस ने कहा कि प्रिंस एरेल कई चीजों में तेजी से नाम कमा रहा है, इसलिए यह सेरेमनी उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। किंग थियरेल ने पूछा कि टेनविस का मतलब क्या है। काउंट टेनविस ने पूछा कि क्या अभी भी कोई अच्छी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। थियरेल ने गुस्से में पूछा, क्या तुम ये सजेस्ट कर रहे हो कि एरेल को खुद का एक टेरिटोरी मिलना चाहिए। टेबल पर बैठे सभी लोग बोले कि हम में से कोई भी इसके खिलाफ नहीं होगा। आखिर एरेल के अचीवमेंट्स ने पूरे किंगडम की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाला था। किंग थियरेल ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और सभी लोग डर गए। राजा सोचने लगा कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये लोग एरेल को इस तरह दूर भेजने की कोशिश करेंगे। काउंट टेनविस ने गहरी सांस ली और कहा, इसके अलावा तीसरे प्रिंस का नाम सिर्फ लो रैंकिंग नोबल्स में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैल रहा है। यह सुनकर किंग थियरेल पूरी तरह गुस्से से भर गया। उसने फिर से टेबल पर मुक्का मारा, लेकिन इस बार उसकी हथेली औरा से जल रही थी। वो गुस्से में चिल्लाया, बकवास बंद करो। मैं कई बार कह चुका हूं कि थ्रोन का हेयर क्राउन प्रिंस ही रहेगा, और फिर एरेल को खुद थ्रोन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ड्यूक गास्ट अपना हाथ उठाता है और कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि ये रूमर्स पहले ही दूसरे देशों में फैल रहे हैं और यंग नोबल्स क्राउन प्रिंस की जगह थर्ड प्रिंस एरेल को सपोर्ट कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन अलग अलग हो रही है और भले ही इससे उन दोनों को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन राजा को तो ऑलरेडी अंदाजा होगा कि ये सब कहां खत्म होगा। जब गास्ट पुराने राजा के रेन के बारे में बात कर रहा होता है, तभी थियरेल उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि इससे आगे कुछ मत कहो। तभी एक सर्वेंट एक पाइल ऑफ पेपर्स लेकर आता है। वे कहते हैं कि ये पेपर्स सिर्फ उनकी ओपिनियंस हैं। कई नोबल्स चिंतित हैं कि इससे रॉयल फैमिली की स्टेबिलिटी को नुकसान हो सकता है। वे सिर्फ किंगडम की स्टेबिलिटी चाहते हैं। थियरेल उन पेपर्स को देखने लगता है और सोचता है कि ये सारी अपील्स एक जैसी हैं। ये लोग पूरी डिटर्मिनेशन के साथ राजा की राय बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एरेल को कहीं दूर भेजा जा सके। यही नोबल्स की प्रॉब्लम है। वे राजा से कहते हैं कि उन्हें उनकी गुडविल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राजा थियरेल कहता है कि वो उनकी बात समझता है और वो इस आइडिया को कंसिडर करेगा। अगर किसी के पास किसी अच्छे टेरिटरी की सजेशन हो तो वे उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अपनी रूम में एरेल एक लेटर पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि उसे जानना था कि मीटिंग में क्या हुआ, और आखिरकार ये इसी तरह खत्म हुआ। एरेल लेटर को टेबल पर फेंकता है, पीछे चेयर पर गिरता है और सोचता है। तो वे चाहते हैं कि उसे अपनी खुद की टेरिटोरी मिले, लेकिन एरेल को पता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सक्यूज है। वे बस उसे सबसे दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि किंगडम के लिए जो अचीवमेंट्स उसने हासिल की हैं, वे उससे डरते हैं। लेकिन अचानक एरेल अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और हल्का सा मुस्कुराने लगता है। फिर वो चेयर से कूदकर जोर जोर से हंसता है और चिल्लाता है, फाइनली मेरी खुद की टेरिटरी होगी। असल में ये सब एरेल की खुद की प्लान थी। उसकी हर एक अचीवमेंट इसी दिन के लिए सोची गई थी। उसे थ्रोन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए ये सारे एरिस्टोक्रेट्स सिर्फ टेररिस्ट्स थे। एरेल बहुत खुश था, क्योंकि खुद की टेरिटरी होना उन हाइएनास के बीच फंसे रहने से 100 गुना बेहतर था। वो इतना चिल्लाता है कि उसकी आवाज घर के बाहर तक सुनाई देने लगती है। आखिरकार उसने कर दिखाया। फहीलिया एक ऐसी जगह है जहां साल भर लगभग बर्फ गिरती रहती है। ये जगह काफी डेंजरस है, क्योंकि अगर कोई वहां बिना तैयारी के जाता है तो उसकी जम के मरने की पूरी संभावना होती है।
एरेल थोड़ा निराश होता है क्योंकि इतनी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में खेती करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लगता है कि नोबल्स ने पहले ही फैसला कर लिया है। लेकिन एरेल हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी बुक बंद करता है और सोचता है कि उसे 1 महीने बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी के बाद वहां जाना होगा। वो वहां 1 साल और 1 महीने तक रहेगा, इसीलिए उसे तब तक सब कुछ तैयार कर लेना होगा। उस वक्त उसके सामने कई लोग खड़े होते हैं। एरेल अपनी डेस्क पर बैठा सबको देख रहा होता है और कहता है कि जैसा कि सभी जानते हैं, किसी भी अन्य टेरिटरी से इंडिपेंडेंट होना मजाक नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में तैयार हैं। एरेल बाकी सभी के लिए नए पोजीशंस ढूंढने की बात करता है, लेकिन जो लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, उन्हें प्रिसीजन के साथ एक्ट करना होगा। प्रिंस एरेल की बातों से सबको मोटिवेशन मिलता है। वो सोचता है कि एल्केमिस्ट की टीम और बाकी सभी लोग, चाहे जो भी हो, वो उसके साथ ही जाना चाहते हैं। तभी सीना साई करती है और पूछती है कि ये पहेलिया ही क्यों? एरेल पूछता है कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? सीना कहती है कि ये कुछ सीरियस नहीं है, उसने वहां 1 साल गुजारा है। एरेल को याद आता है कि सीना हर डेंजर जोन से गुजर चुकी है। सीना बताती है कि ये कोई खतरनाक जगह नहीं है, बस ये एक बहुत ठंडी जगह है। एरेल पूछता है कि बस इतना ही? सीना कहती है कि वहां ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं है, तो खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन वो चीजों को ज्यादा प्लेजेंट तरीके से बताने की कोशिश कर रही थी। एरेल ये समझ जाता है और सोचता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जो चीज उसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी सीना का रिएक्शन। इसका मतलब था कि वो जगह सच में बहुत ठंडी होगी। उसे अब समझ आ गया कि नोबल्स उसे वहां क्यों भेजना चाहते हैं। एरेल पीछे चेयर पर गिर जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, बल्कि ये तो जितना उसने सोचा था उससे भी बेहतर निकला। सीना और आशा समझ नहीं पाते कि वो इतनी मुश्किल जगह जाने से खुश कैसे हो सकता है। एरेल कहता है कि असल में उसे लगा था कि उसे इससे भी खराब जगह भेजा जाएगा, जहां हर तरह के फेरोशियस मॉन्स्टर्स हों, या कोई ऐसी जगह जहां ड्रैगन्स उसे जिंदा जला दें। लेकिन सिर्फ ठंड से क्या फर्क पड़ता है? उसे सच में लगा था कि उसे इतनी डेंजरस जगह में भेजा जाएगा कि वो कभी लौट ही ना सके। ऐसे में नोबल्स आसानी से उससे छुटकारा पा सकते थे। जैसे ही एरेल आगे देखता है, सीना और आशा लगभग रोने वाले थे। वो पूछता है कि वो दोनों उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। वो बोलने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी तरह उसकी रक्षा करेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। एरेल उन्हें रोकता है और कहता है कि वो सब कुछ गलत समझ रहे हैं। कमरे के बाहर आशा सीना से पूछती है कि वो ईमानदार क्यों नहीं है। सीना पलटकर पूछती है कि उसका मतलब क्या है। आशा कहती है कि ये फहीलिया के बारे में है। सीना पूछती है कि क्या उसने सच में नोटिस कर लिया था, और लगता है कि एरेल ने भी देख लिया था। वो बोलने लगती है कि उसने सच ही कहा था। वो जगह बेहद ठंडी है, वहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक जमे हुए रेगिस्तान की तरह। सीना जोर देकर कहती है कि वहां पर नाइट्स 1 साल तक इसलिए टिके रहते हैं ताकि वो उन मॉन्स्टर्स से बच सकें जो इतनी कड़ाके की ठंड सहन नहीं कर सकते। आशा ये सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती है। सीना हल्का मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या वो वहां रहना पसंद करेगी। आशा मुड़कर कहती है कि वो मजाक करना बंद करे। वो जोर देकर कहती है कि वो एरेल का साथ तब भी देगी, चाहे वो दुनिया की सबसे खराब जगह भी क्यों ना हो। लेकिन वो कहती है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो नोबल्स उसे इस तरह बाहर निकाल देंगे। सीना थोड़ा सोचती है और कहती है कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशा पूछती है क्यों। सीना कहती है कि आशा खुद समझ जाएगी। जब वो प्रिंस की आंखों में देखेगी, वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उसके पास इस सिचुएशन के लिए कोई परफेक्ट प्लान जरूर होगा। वो जोर देकर कहती है कि उसने कभी एरेल की आंखों में हताशा नहीं देखी और इसी वजह से सीना को लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। आशा कहती है कि उसे सब समझ आ गया और वो अपने घर वालों को एक चिट्ठी भेजने का फैसला करती है। सीना भी इस मौके का फायदा उठाकर कहती है कि वो भी ऐसा ही करेगी। इसी बीच अपने कमरे में एरेल 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता। आखिरकार उसने अपने डॉक्यूमेंट्स खत्म कर लिए और उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा दिख रहा था। वो कुर्सी पर पीछे झुकता है, अपने सिर पर हाथ रखता है और गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि उसे अपनी माँ के साथ क्या करना चाहिए। भले ही उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सोचता है कि वो अंदर से बहुत दुखी होंगी। एरेल अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगता है। वो कहता है कि भले ही उसने किसी को ये ना बताने को कहा था कि वो जिस टेरिटरी की देखभाल करेगा वो कैसी है, लेकिन उसे चिंता हो रही है कि उसकी माँ वहां अकेली कैसे रहेंगी, खासकर केन्या पर हुए हमले के बाद। वो एक पल के लिए रुकता है और सोचता है कि उसे किसी कम्युनिकेशन के साधन की जरूरत है। शायद कोई अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन स्फीयर, मैजिकल टेलीपोर्टेशन सर्कल्स या मैजिक स्क्रॉल्स। वो सोचता है कि क्या उसे सिर्फ अपने लिए एक मेज हायर करना चाहिए। एरेल डेस्क पर झुकता है और सोचता है कि उसे इस बारे में शांति से सोचना होगा। फिलहाल उसकी प्राथमिकता फाहिलिया में शिफ्ट करने की तैयारियां हैं। वो सोचता है कि शायद वो जमीन उसके लिए एक केयरफ्री लाइफ जीने के लिए परफेक्ट होगी। यह एरेल की स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम होगा। वो मैजिशियंस की टीम को बुलाता है, जो अंदर आते ही पूछते हैं कि वो उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। एरेल सबकी तरफ देखता है और पियन से पूछता है कि क्या ये सभी उसके स्टूडेंट थे। सभी प्रिंस को सलाम करते हैं। एरेल सोचता है कि उसे एक उपयोगी मेज चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि एक जानी पहचानी शक्ल सामने आएगी। एरेल पेयन की तरफ देखता है और कहता है कि उसे ये सब सीक्रेट रखना होगा। पेयन कहता है कि ठीक है, वो कसम खाता है कि ये बात किसी को नहीं बताएगा।
एरेल एक पेपर टेबल पर रखता है और कहता है कि ये कुछ खास नहीं है, बस उसे पीएन से एक आइटम बनवाना है और इसे जितनी जल्दी हो सके तैयार करना होगा। पीएन कागज को उठाता है और सोचता है कि चूंकि ये सिर्फ एक आइटम है तो ये कुछ अनोखा जरूर होगा, लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है वो हैरान रह जाता है। वो एरेल की तरफ देखता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या ये सच में एरेल ने बनाया है। एरेल कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठा रहता है और कहता है कि हाँ, ये उसने ही डिजाइन किया है। ये सेजेस नेकलेस नाम के एक आर्टिफैक्ट का बेहतर वर्जन है जो दिमाग को एक्टिवेट करता है। पीएन कागज को अविश्वास से देखता रहता है। वो सोचता है कि इस ड्राइंग के अनुसार इसका असर मौजूदा वर्जन से 2 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी लागत उसका 10वां ही है। पियन को विश्वास नहीं होता कि प्रिंस ने ऐसा कैसे कर लिया। एरेल पियन से पूछता है कि क्या वो इसे बना सकता है या ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। पियन जवाब देता है कि ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है और इसी वजह से अगर उसके पास जरूरी मटेरियल्स हों तो वो इसे बना सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसे पता है कि ओरिजिनल आर्टिफैक्ट का क्रिएटर कौन है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। एरेल उसे देखता है और सोचता है कि शायद वो किसी और के बनाए आर्टिफैक्ट को बेहतर करने को लेकर हिचकिचा रहा है। वो अपनी डेस्क की ड्रॉर खोलता है और सोचता है कि अब वो इस हिचकिचाहट को खत्म कर देगा। वो ड्रॉर से एक बैग निकालता है और कहता है कि ये सीक्रेट रखने की फीस है। पेयन ये जानने के लिए उत्सुक है कि बैग के अंदर क्या है, लेकिन एरेल टेबल पर एक और बैग रख देता है, दोनों सिक्कों से भरे हुए। वह कहता है कि पहला बैग बस इस बात को सीक्रेट रखने के लिए है और दूसरा बैग मटेरियल्स और उसकी लेबर के लिए। लेकिन अचानक एरेल टेबल पर कई बैग गोल्ड कॉइन्स से भरे हुए रखता जाता है, यह कहते हुए कि वह जेनरस हो रहा है। इसके अलावा वह फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए टिप्स भी देगा। पेयन इतनी ज्यादा रकम देखकर इंप्रेस हो जाता है। वह अपने स्टूडेंट्स के साथ झुककर प्रिंस एरेल को कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। एरेल सोचता है कि हमेशा की तरह पैसे से लोगों को अपने कदमों में झुकाना सबसे आसान तरीका है। एरेल खुश होता है और सेलिब्रेट करते हुए कहता है कि उसे यहाँ सभी के साथ काम करने की उम्मीद है। वह जोर देकर कहता है कि उसे यह प्रोजेक्ट इसी महीने पूरा चाहिए। पीएन कहता है कि वो इसे उनके ऊपर छोड़ सकते हैं और वो तुरंत काम शुरू कर देंगे। एरेल सोचता है कि इतनी बड़ी रकम पीएन को देना सही फैसला था, क्योंकि अब से वह हमेशा उस पर भरोसा कर सकता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और पीएन नेकलेस लेकर लौटता है, ये कहते हुए कि उन्होंने ग्रे सेज का नेकलेस बना दिया है। एरेल गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि वे उसे अपनी मर्जी से कोई भी नाम न दें। वह नेकलेस उठाकर देखता है और इंप्रेस हो जाता है कि उन्होंने इसे सिर्फ 10 दिनों में पूरा कर लिया है। साथ ही इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वह कहता है कि यह वाकई में बढ़िया बना है, लेकिन अब वह इसे बल्क में बनवाना चाहता है। पीएन पूछता है कि उसे कितने चाहिए। एरेल 5 उंगलियां दिखाता है। एक स्टूडेंट घबरा जाता है, यह सोचकर कि क्या उसे सच में 5 नेकलेस चाहिए, लेकिन एरेल स्माइल करता है और कहता है कि उसे फिलहाल सिर्फ 50 चाहिए। सभी मैजिशियंस हैरान रह जाते हैं, लेकिन पीएन कहता है कि वह समझ गया और वो इसे अपने ऊपर छोड़ देने के लिए कहता है। एरेल हंसता है और सोचता है कि अगर उन्हें यह अनफेयर लग रहा है तो उन्हें 100 जिंदगियां जीने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ समय बाद एरेल और आशा सफर कर रहे होते हैं। आशा पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं और अगर एरेल को कुछ चाहिए तो उसे बस कहना होगा। एरेल कहता है कि कुछ खास नहीं, बस इस बार वह खुद से एक चीज चुनना चाहता है। आशा पूरी तरह समझ नहीं पाती और पूछती है कि क्या वह कुछ खरीदने की सोच रहा है। एरेल जवाब देता है, हाँ, वे जिस जगह जा रहे हैं वो एक स्लेव मार्केट है। ये सुनते ही आशा निराश हो जाती है। वह चिल्लाकर पूछती है कि क्या वे सच में स्लेव्स खरीदने जा रहे हैं। वह कहती है कि प्रिंस ऐसा नहीं कर सकते। एरेल समझ नहीं पाता और पूछता है कि वह क्या कह रही है। आशा फिर से चिल्लाती है कि वो पावर के पीछे अंधा होता जा रहा है। एरेल अब भी नहीं समझ पाता और पूछता है कि वह क्या सोच रही है। आशा अपने मन में जो इमेज बना रही थी उसमें एरेल स्लेव्स को मारते हुए स्माइल कर रहा था। वो उन्हें बेकार कहते हुए काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी एरेल गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि वह ऐसा नहीं है और वो उसे अपनी इमेजिनेशन बंद करने के लिए कहता है। एरेल नाराज हो जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे की। आशा उससे माफी मांगती है। एरेल पूछता है कि जब लोग स्लेव मार्केट के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में क्या इमेज आती है। क्या वे चीखते हुए लोग देखते हैं जो अपने परिवारों से अलग हो चुके हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। एरेल हैरान रह जाता है क्योंकि यह जगह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा साफ थी। आशा कहती है कि अगर किसी स्लेव को कोई अजीब बीमारी हो जाए तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए यहाँ की मैनेजमेंट को सख्त होना पड़ता है। एरेल कहता है कि वह समझता है। तभी एक आदमी उनके पास आता है और कहता है कि वह बिल्कुल सही सोच रहा है। वे कह सकते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम सबसे बेहतरीन और कंप्लीट है। इस जगह को किंगडम का सबसे बड़ा स्लेव मार्केट कहा जाता है। वह झुककर प्रिंस का स्वागत करता है और अपना नाम इयन बताता है। वह कहता है कि प्रिंस से पर्सनली मिलना उसके लिए खुशी की बात है। एरेल स्माइल करता है और कहता है कि उसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह यहाँ एक सिंपल कस्टमर के तौर पर आया है। इयन स्माइल करता है और कहता है कि एरेल को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। फिर वह एरेल से कहता है कि वह उसके साथ चले। वे जगह के चारों तरफ घूमना शुरू करते हैं। इयन बताता है कि जैसा वह देख सकता है यहाँ हर चीज लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, इसलिए एरेल यहाँ पर आराम से स्लेव्स को खरीद और बेच सकता है।
एरेल ये सब देखता है और धीरे धीरे समझने लगता है कि यह सच में कैसे काम करता है। वह पूछता है, क्या सच में ऐसा ही होता है? इयन जवाब देता है, हाँ, यहाँ सब कुछ सही तरीके से किया जाता है, इसलिए आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशा एरेल को एक्सप्लेन करती है कि यहाँ मौजूद स्लेव्स वो लोग हैं जो अपने टैक्स नहीं चुका सके, या फिर वे किसी नोबल फैमिली के सदस्य थे जो अब दिवालिया हो गए। एरेल पूछता है कि क्या कोई ऐसा कानून है कि जैसे ही कोई फैमिली बर्बाद होती है लोग स्लेव बन जाते हैं। आशा समझाती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग खुद स्लेव बनना पसंद करते हैं उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। इयन कहता है कि बिल्कुल सही, ज्यादातर स्लेव्स ऐसे ही होते हैं। हाँ, कुछ चोर और क्रिमिनल्स भी होते हैं, लेकिन उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरेल सोचता है कि शायद क्योंकि उन्हें पता था कि वह यहाँ आने वाला है, उन्होंने क्रिमिनल्स को बाकी स्लेव्स से अलग कर दिया होगा, लेकिन यह उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। इयन अपनी चेयर पर बैठता है और पूछता है कि एरेल को किस तरह के स्लेव्स चाहिए। एरेल कहता है कि उसे बहुत सारे स्लेव्स चाहिए। इयन ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि इससे एक बड़ी डील होने वाली थी। फिर वह पूछता है कि प्रिंस को कितने स्लेव्स चाहिए। एरेल कहता है कि उसे 150 चाहिए। इयन ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वह जल्दी जल्दी अपनी डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है। एरेल पूछता है कि क्या यह उनके लिए ज्यादा हो गया। इयन जवाब देता है कि नहीं, उनके पास किंगडम के बाहर भी कई जगहों पर स्लेव्स की फैसिलिटी है, तो क्वांटिटी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इयन पूछता है कि एरेल को इतने सारे स्लेव्स क्यों चाहिए। एरेल हंसता है और कहता है कि चिंता मत करो, ये कुछ अजीब करने के लिए नहीं है, लेकिन उसके पास स्लेव्स को लेकर एक खास रिक्वायरमेंट है। एरेल जोर देकर कहता है कि उसे ऐसे स्लेव्स चाहिए जो 4 से 5 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स में हों, या तो फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, या फिर एक दूसरे के दोस्त। इयन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वह कहता है कि यह मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी फैमिलीज का स्लेव बनना कोई अनकॉमन चीज है। वह उंगलियां चटकाता है और कुछ आदमी कागजों का एक बड़ा ढेर लेकर आते हैं और टेबल पर रख देते हैं। इयन पूछता है कि एरेल को यह कैसा लग रहा है। एरेल पेपर्स को देखने लगता है और कहता है कि वो उन्हें छांटने में उसकी मदद करें, खासकर उन लोगों को जो कम से कम पढ़ लिख सकते हैं। वह इयन से पूछता है कि क्या वह स्लेव्स को किसी भी जगह भिजवा सकता है। इयन जवाब देता है कि हाँ, बस उसे लोकेशन चुननी होगी और वे उन्हें वहां भेज देंगे। एरेल संतुष्ट होकर कहता है कि डील पक्की है। एरेल उंगलियां चटकाता है और आशा से कहता है कि वह पैसे लेकर आए। वह जोर देकर कहता है कि वह इयन के साथ अच्छे से काम करना चाहता है। आशा एक बैग भरकर पैसे इयन की टेबल पर फेंकती है। इयन पैसे देखकर बेहद खुश हो जाता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वह फ्यूचर में प्रिंस को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए अपना बेस्ट देगा। एरेल फिर से मुस्कुराता है और सोचता है कि हमेशा की तरह पैसा ही सबसे बेस्ट तरीका है, और आशा सिर्फ गहरी सांस लेती है। कैरेज में बैठे हुए आशा पूछती है कि प्रिंस इतने सारे स्लेव्स के साथ क्या करने वाले हैं। एरेल कुछ सोचते हुए खिड़की से बाहर देख रहा होता है। फिर वह मुस्कुराकर मुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें अपने नए टेरिटरी में बसाने की प्लानिंग कर रहा है। वह बताता है कि जिस जगह वे जा रहे हैं वहां ज्यादा लोग नहीं रहते। खाली जगह में लॉर्ड बनने का कोई फायदा नहीं है। एरेल अपने नेकलेस को उठाता है और कहता है कि वह स्लेव्स को कुल 50 आर्टिफैक्ट्स देगा, हर फैमिली के लिए एक। इसके जरिए वह उन्हें सही तरह से एजुकेट कर सकेगा, जिससे वे काफी उपयोगी बन जाएंगे। एरेल पूछता है कि आशा को यह आइडिया कैसा लगा। आशा कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यही असली वजह थी जिसके लिए प्रिंस को स्लेव्स चाहिए थे। एरेल उसे डांटता है और कहता है कि इसी वजह से उसे अजीब अजीब चीजें सोचना बंद कर देना चाहिए। एरेल जोर देकर कहता है कि वह वहां सिर्फ शांति से रहने नहीं जा रहा, वो वहां वो सब कुछ करेगा जिससे उसकी टेरिटरी समृद्ध हो और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बने। आशा प्रिंस की डिटर्मिनेशन और दयालुता से प्रभावित हो जाती है, लेकिन यह सब प्लानिंग इसीलिए की जा रही थी ताकि फ्यूचर में एरेल अपनी जमीनों पर मैक्सिमम कंफर्ट में रह सके। सब कुछ उसके आराम के लिए हो रहा था। एरेल सोचता है कि वह इन लोगों को अच्छे से ट्रेन करेगा ताकि वे अच्छे से काम कर सकें, चाहे वह फाहिलिया में हो या किसी और जगह। वह ठान चुका था कि वह एक पैराडाइज बनाएगा, चाहे वह जगह कितनी भी होस्टाइल क्यों ना हो। घर लौटकर एरेल अपने बेड पर लेटा हुआ था। अकेले रहने के लिए तैयार होने में सबसे मुश्किल चीज थी अपने परिवार और अपने घर से विदाई लेना, जहां वह सारी जिंदगी रहा था। तभी बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई पूछता है कि क्या एरेल के पास थोड़ा समय है। वह जवाब देता है हाँ, और कहता है कि वो अंदर आ सकते हैं। वह उसकी माँ होती है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह अंदर आते ही एरेल की ओर दौड़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। वह उसे अपनी बाहों में पकड़कर पूछती है कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह एक बार फिर राजा से बात करने की कोशिश करे। एरेल कुछ देर चुप रहता है। वो सोचता है कि उसकी माँ वाकई बहुत दुखी है। फिर एरेल कहता है कि उसे इतना दुखी होने और उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह उसे बार बार देखने आएगा और उसे खुश रखने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजेगा। वह जोर देकर कहता है कि अभी भी 1 साल बाकी है, इसलिए उसे इस तरह रोने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ कमरे से रोते हुए चली जाती है। एरेल मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाकर दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वह चली जाती है
वह सोचने लगता है कि उसे सच में सीक्रेट रखना होगा कि वह असल में कहाँ जा रहा है। जैसे ही उसका नया घर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, वह अपनी माँ को सब कुछ बता देगा। लेकिन फिलहाल उसे बस ये एहसास दिलाना है कि सब कुछ सेफ है। मीनवाइल ट्रेनिंग रूम में एक सोल्जर धमाके के साथ दूर उड़ रहा था। कोई कंट्रोल में नहीं था, जिससे सारे गार्ड्स डर गए थे। वो इंसान चिल्ला रहा था कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं। वो पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी। वो प्रिंसेस केनिया थी जो नॉन स्टॉप चिल्ला रही थी कि वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने उन सोल्जर्स को देखा जिनके साथ उसने ट्रेनिंग की थी और अगले इंसान को ट्रेनिंग रूम में आने को कहा। उसने डिमांड किया कि वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए, वरना उन्हें चोट लग सकती है। वो बेहद गुस्से में थी। सोल्जर्स उसके गुस्से से कांप रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान उसके मन में बस एक ही सवाल था कि एरेल को इस तरह क्यों जाना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नोबल्स उसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उसे सिचुएशन समझ में आ रही थी, पर वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। मगर जो चीज उसे सबसे ज्यादा इरिटेट कर रही थी वो ये थी कि एरेल ने उसे ये सब बताने में आधा साल क्यों लगा दिया। उसने इतना जोरदार वार किया कि उसका ओपोनेंट सीधा दीवार से टकराया, जिससे दीवार में दरारें पड़ गईं। थोड़ा शांत होते हुए उसने सोचा कि शायद एरेल जानता था कि वो अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, इसलिए उसने पहले कुछ नहीं कहा। मगर सच्चाई ये थी कि एरेल कुछ नहीं कह सका, क्योंकि उसे डर था कि केन्या का रिएक्शन क्या होगा। केन्या ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। उसने सिर झुकाया और खुद से कहा कि वो उसे इस तरह अपनी किस्मत के पीछे जाते नहीं देख सकती। गार्ड्स को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि प्रिंसेस केन्या से एक अलग ही तरह की ऑरा निकल रही थी। इस वक्त उसके शरीर से भारी मात्रा में ऑरा बह रही थी। जब कोई अपनी इमोशंस को इतने स्ट्रांग तरीके से पुश करता है तो मोना नेचुरली मगर तेजी से फ्लो करने लगता है। केन्या ने गुस्से से भरे एक्सप्रेशन के साथ अगले ओपोनेंट को बुलाया। उसी दिन इतिहास में सबसे कम उम्र का स्वॉर्ड मास्टर एंड किंगडम का तीसरा स्वॉर्ड मास्टर जन्मा। उस ट्रेनिंग में जिसने भी उसका सामना किया वो दूर फेंक दिया गया। इस पूरी घटना की जड़ थी प्रिंसेस केन्या की अपने छोटे भाई प्रिंस एरेल के लिए ऑब्सेशन और इरिटेशन। मगर किसी को भी ये सच कभी पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ एरेल को अपनी पहली जिंदगी की याद आई। उसने सोचा कि क्या यही वही फीलिंग है जो उसे पहले भी हुई थी जब उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया था। टाइम तेजी से बीत गया, जैसे बर्फ पिघलती है। जिस दिन एरेल को अपनी एनलिस्टमेंट नोटिस मिली थी, उस दिन से लेकर एनलिस्ट होने के दिन तक सब कुछ पलक झपकते ही गुजर गया। उसे इस अजीब से फीलिंग से डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। उसने सोचा कि क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए तैयार हो रहा है। अभी एरेल 14 साल का था और उसकी कमिंग ऑफ एज बर्थडे फीस्ट पूरे जोश में थी। लोग उससे मिलने आ रहे थे, वो उसे बधाई दे रहे थे, मगर उससे उनमें कोई सिंसेरिटी नजर नहीं आई। वो चाहता था कि सब जल्दी चले जाएं। फिर भी उसने फेक मुस्कान के साथ सबको धन्यवाद दिया, भले ही उसे ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था। एरेल ने देखा कि उसके पहले जन्मदिन के मुकाबले इस बार ज्यादा नोबल्स मौजूद थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भीड़ क्यों थी। लोग लगातार उसके पास आ रहे थे। एरेल ने हल्की मुस्कान बनाए रखी, मगर वो मन में सोच रहा था कि जब वो बच्चा था तब तो वो सोने का नाटक कर सकता था, मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई आइडल उसे हैंडशेक के लिए बुलाए तो भी वो उसे इतना टायरिंग नहीं लगेगा जितना ये सब लग रहा था। नोबल्स खुशी जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि सभी सिटीजन्स इस दिन के लिए एक्साइटेड हैं। मगर असली वजह ये नहीं थी कि एरेल 1 साल बड़ा हो रहा था, बल्कि ये थी कि उसे बैटलफील्ड पर भेजा जा रहा था। एरेल इस सब से ऊब चुका था। वो अब और ये सब नहीं सुनना चाहता था। उसे इन झूठी मुस्कानों और दिखावे से नफरत थी। उसने सोचा कि क्या उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सब कुछ उलट पुलट कर देना चाहिए। तभी उसकी माँ वहां आई और उसे हाथ हिलाकर बुलाया। एरेल ने खुद को शांत किया और सोचा कि उसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ वहां थी और वो उसे देख रही थी। उसने अपने हाथ बांध लिए और नोबल्स की तरफ देखा, सोचते हुए कि बस 1 महीने बाद उसे इन बेकार लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बस उन पर दया करके उन्हें जिंदा छोड़ देगा। तभी बड़ी क्वीन आई और उसने एरेल को बधाई दी। उसने अपना चेहरा ढका और कहा कि उसने पूरी कहानी सुन ली है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एरेल अब बड़ा हो गया है और अपनी खुद की टेरिटरी के लिए निकलने वाला है। उसने कहा कि लिवाना को जरूर बहुत दुख हो रहा होगा। एरेल मुस्कुराता है और सोचता है कि पूरे किंगडम की सबसे वर्स्ट आंट उसकी पेशेंस टेस्ट करने आई है, लेकिन वो अपना कंपोजर लूज नहीं करता। वो कहता है कि बात वैसी नहीं है जैसी वो सोच रही है। वो अपना सिर झुकाकर रिस्पेक्ट दिखाता है और कहता है कि क्योंकि ये काम उसे किसी न किसी दिन करना ही था, इसलिए वो खुश है कि किंगडम के लिए कंट्रीब्यूट करने का मौका इतनी जल्दी आ गया। एलिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो फिर से अपना मुंह ढकती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि यह सच है। वो कहती है कि जेल उसे मिस करेगा, क्योंकि उसकी वजह से जेल की स्वॉर्ड स्किल्स बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं। फिर वो एक मेड को बुलाती है और कहती है कि जेल हमेशा इसके लिए ग्रेटफुल रहेगा। एलिया कहती है कि भले ही ये कुछ खास ना हो, लेकिन वो उसे एक गिफ्ट देना चाहती है। एरेल सोचता है कि ये गिफ्ट क्या हो सकता है। एरेल को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है और उसे थोड़ा डर भी लग रहा है। तभी मेड्स एक कोट लाकर उसके ऊपर डाल देती हैं। एलिया कहती है कि ये कोट फहिलिया की फॉक्स की फर से बना हुआ है।
जैसे ही एरेल ये कोड देखता है वो सोचता है, मुझे पता था इसके पीछे वही है। एरेल ने पहले भी इस बारे में सोचा था, सिवाय इस बात के कि जेल ऐसा इंसान नहीं है जो अपने भाई को पॉलिटिकल कंट्रोल में रखे, लेकिन जो इंसान पूरी अरिस्टोक्रेसी को मैनिपुलेट करने की ताकत रखता है और टेरिटोरियल एडवांसमेंट को सपोर्ट दिला सकता है, वो कौन हो सकता है, ये काफी ऑब्वियस था। एरेल कोड को देखता है और सोचता है कि उसकी कितनी गंदी पर्सनैलिटी है। उसे शक होता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रही है। जैसे ही उसने उसे ये कोड दिया, एरेल फिर से इरिटेट होने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो गुस्से में आ गया तो वो ही बेवकूफ साबित होगा और उसे किंगडम के साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए वो प्रिटेंड करना जारी रखता है और अपने चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल ले आता है। वो कहता है कि उसने अपने बड़े भाई से पहले ही ग्रीटिंग्स एक्सचेंज कर ली थी, भले ही वो दोनों एक दूसरे से दूर हों, क्योंकि उनके अंदर एक ही रॉयल ब्लड दौड़ रहा है। एरियल कहता है कि जब उसके बड़े भाई को मदद की जरूरत होगी तो वो डेफिनेटली उसकी मदद के लिए भाग कर आएगा। एलिया ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि एरियल बहुत काइंड है। एरियल भी मुस्कुराकर जवाब देता है और कहता है कि वो उसे फ्लैटर कर रही है। दोनों मुस्कुराते रहते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एरियल सोचता है कि बस एक सेकंड में वो उसका सिर धड़ से अलग कर सकता है और कोई भी उसके रास्ते में आएगा तो वो उसे भी खत्म कर देगा, लेकिन वो जानता है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वो सोचता है कि काश ऐसा दिन कभी ना आए जब दोनों को एक दूसरे के साथ पूरी ऑनेस्टी से बात करनी पड़े, क्योंकि अगर वो दिन आया तो वो बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करेगा। एरियल बैल्कनी की ओर जाता है और उस पर झुककर सोचता है कि आखिरकार ये बोरिंग बैंक्वेट खत्म होने वाला है, लेकिन तभी वो रुकता है और सोचता है कि वो कुछ भूल रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो प्रिंसेस केन्या पूरी तरह से तैयार खड़ी होती है। वो सोचता है कि उसने काफी देर से कुछ नहीं कहा। एरियल को लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो अब भी उस पर गुस्सा थी कि वो उससे इसके बारे में बताना भूल गया। वो सोचता है कि उसे अपने टेरिटोरी जाने से पहले उससे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन तभी एरेल को प्रिंसेस केन्या के चेहरे पर कुछ अजीब नजर आता है। वो कहती है कि सब ठीक है, लेकिन उसके चेहरे से साफ लगता है कि वो अनॉयड है। एरेल थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसके साथ क्या गलत है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसने अभी कोई बड़ा फैसला लिया है। फिर वो मुड़ती है और वहां से भाग जाती है। एरेल डर जाता है क्योंकि वो महसूस करता है कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगता है कि जैसे किसी मास्टर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया हो। एरेल को पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि प्रिंसेस केन्या जरूर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। वो अपने पिता के पास जाती है, जो वाइन का गिलास पकड़े हुए थे, और अचानक उन्हें पुकारती है। थियरेल इस पर चौंक जाता है। वो मुड़ता है और प्रिंसेस केन्या से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो उससे किस बारे में बात करना चाहती है, लेकिन ये अभी सही वक्त नहीं है। वो कहता है कि वो बाद में इस बारे में बात करेंगे। आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे। केन्या पूरी तरह डिटर्मिन्ड थी और अपने पिता से कहती है, नहीं, मैं अभी ये बात करने वाली हूँ। वो अपने पिता की आंखों में देखती है और कहती है कि 1 महीने में वो एरेल के साथ जाएगी। वहां मौजूद नोबल्स उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। बाहर बैल्कनी पर एरेल पूरी तरह से स्पीचलेस रह जाता है और सोचता है, ये तो सच में बम फूट गया। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। एरेल प्रिंसेस केन्या की मां की ओर देखता है और सोचता है कि वो उसे रोक क्यों नहीं रही, लेकिन जैसे ही एरेल उसके चेहरे को देखता है, उसे समझ आता है कि वो उसे रोक ही नहीं सकती थी। किंग थियरल इस पर गुस्सा होने लगता है। उसके शरीर से एक डेंस और स्ट्रांग ऑरा निकलने लगता है। वो प्रिंसेस केन्या की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा ये मजाक कुछ ज्यादा ही दूर जा रहा है। थियरल प्रिंसेस केन्या से पूछता है कि उसका मतलब क्या है कि वो एरेल को फॉलो करेगी। इस बीच एरेल दूर से बस देख रहा होता है। वो सोचता है कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो केन्या और भी स्ट्रांग होकर निकलेगी। लेकिन एरेल ये जानने के लिए भी क्यूरियस है कि आखिर वो उसे फॉलो क्यों करना चाहती है। केन्या अपने पिता की तरफ देखती है और चिल्लाती है कि वो एरेल की नाइट बन चुकी है। जैसे ही एरेल ये सुनता है, वो खुद के चेहरे पर मुक्का मार लेता है। थियरेल कहता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही दूर जा रहा है। नाइट बनना इतना आसान नहीं है, चाहे केन्या ने कितनी भी फेंसिंग क्यों ना सीखी हो। लेकिन प्रिंसेस केन्या वापस चिल्लाकर कहती है कि ये सच नहीं है, वो ये कर सकती है। वो जोर देकर कहती है कि उसने अभी कुछ ही समय पहले मास्टर सोर्ड्समैन लेवल हासिल किया है। आसपास खड़े नोबल्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। एरेल भी इम्प्रेस्ड होता है, क्योंकि वो सच बोल रही थी। थियरेल कहता है कि उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि केन्या सिर्फ 19 साल की है। पूरे किंगडम के इतिहास में इस उम्र में ये स्तर हासिल करने वाला सिर्फ एक इंसान था, और वो स्वर्गीय राजा था। प्रिंसेस केन्या गुस्सा हो जाती है और एक गार्ड की तलवार खींच लेती है। वो कहती है कि अगर उसके पिता को यकीन नहीं हो रहा तो वो उन्हें अभी दिखा देगी। वो कॉन्सेंट्रेट करने लगती है और तलवार में ऑरा बहने लगता है। वो जोर से चिल्लाती है कि सब तुरंत उससे दूर हो जाए। अचानक ऑरा उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है और एक भारी डेंसिटी के साथ ऊपर उठता है। रोशनी इतनी तेज थी कि वहां मौजूद कुछ लोग सीधे उसे देखने में भी असमर्थ थे। केन्या अटैक करने के लिए तैयार होती है और जोर से चिल्लाती है। जैसे ही वो हमला करती है, एक तेज रोशनी की लहर पूरे कमरे को पार कर जाती है। वो केक टेबल और बाकी सब चीजों को अपने ऑरा की ताकत से काट देती है। एरेल ये सब देखकर पागल हो जाता है।
उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी ताकत होने के बावजूद वो ये सब कर क्यों रही है। हर कोई उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। नोबल्स एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि वो सच में एक मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड बन चुकी है। सभी प्रिंसेस केन्या की ताकत और उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने लगते हैं। केन्या फिर से अपने पिता की ओर देखती है और कहती है कि वो बहुत समय से इस बारे में सोच रही थी। वो झुक कर कहती है कि एरेल को उसकी प्रॉपर्टी मिल चुकी है और वो जल्द ही चला जाएगा, जबकि उसे किसी ऐसे इंसान से शादी करनी होगी जिसे वो जानती तक नहीं। अगर ऐसा है तो वो खुद अपनी राह चुनना पसंद करेगी, एक नाइट बनने की। एरेल ये सब बिना कुछ कहे देखता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से रो रहा होता है। वो सोचता है कि आमतौर पर वो जोर से ताली बजाकर केन्या के लिए चीयर करता, लेकिन इस सिचुएशन और इस जगह में ऐसा करना संभव नहीं है। एरेल सोचता है कि वो एक प्रिंसेस होने का त्याग कर रही है, और वो भी एरिस्टोक्रेट्स के सामने। भले ही वो इसे मजाक कह दे, लेकिन इसके परिणाम मजाक नहीं होंगे। हर कोई इस पर चर्चा करने लगता है। प्रिंसेस केन्या अब भी राजा के सामने झुकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। एरेल सोचता है कि क्या उसने जानबूझकर यही जगह चुनी। अब जब चीजें इस मुकाम पर आ चुकी हैं, तो इसे ठीक करना आसान नहीं होगा। वो खुद से पूछता है कि आखिर वो बेवकूफ कौन था जिसने उसे ये सब सिखाया। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वही था जिसने केन्या को फेंसिंग की ताकत सिखाई थी। एरेल सोचता है कि यह सोचने का समय नहीं है, उसे कुछ करना होगा ताकि वो इसे रोक सके। एरेल कुछ बोलने ही वाला था कि केन्या उसे रोक देती है। वो अपने पिता से कहती है कि अगर जो उसने अभी दिखाया वो काफी नहीं था, तो वो और भी कुछ दिखा सकती है ताकि ये साबित कर सके कि उसकी डिटर्मिनेशन सच्ची है। एरेल चुप हो जाता है और प्रिंसेस केन्या आगे बढ़ती है। वो अपनी तलवार उठाती है, उसे अपनी छाती के पास रखती है और घुटनों के बल एरेल के सामने बैठ जाती है। वो कहती है, इस जीवन में प्रशिक्षित की गई तलवार और भविष्य में प्रशिक्षित की जाने वाली तलवार, इस स्थान पर मैं एरेल को समर्पित करने की शपथ लेती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी और अपनी तलवार से उसके रास्ते की हर कठिनाई को हराऊंगी। एरेल बस बिना कुछ कहे उसे देखता रहता है। केन्या तलवार छोड़कर एरेल के हाथ पकड़ती है और कहती है, आज से मैं प्रिंसेस केन्या एरिसिया तुम्हारी नाइट बनने की शपथ लेती हूँ। यही एक नाइट की सच्ची शपथ होती है। एरेल अब भी कुछ नहीं कहता, लेकिन वो प्रिंसेस केन्या की डिटर्मिनेशन से थोड़ा प्रभावित जरूर होता है। एरेल उसे देखता है और सोचता है कि इसे फॉर्मल ओथ कहना मुश्किल है, क्योंकि केन्या एक प्रिंसेस है और उसके पास नाइट का ऑफिशियल टाइटल भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, एरेल की सहमति भी नहीं ली गई है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है। असली समस्या ये है कि वहां मौजूद सभी नोबल्स उन्हें देख रहे थे। एक नाइट की शपथ मजाक नहीं हो सकती, और सबसे ऊपर एक ऐसा इंसान जिसने मास्टर ऑफ ऑरा का रैंक हासिल कर लिया हो। अगर वो ऐसा ओथ लेता है तो किसी के पास इसे न मानने का ऑप्शन नहीं होता। अब ये ओथ ऑफिशियली ले लिया गया था, चाहे कोई इसे पसंद करे या ना करे। एरेल अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अभी एहसास होता है कि ये सब तो पहले से ही केन्या की प्लानिंग का हिस्सा था। वहीं केन्या घुटनों के बल बैठी एरेल को देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो ये सब सिर्फ एरेल की चिंता में ही नहीं कर रही, बल्कि अपने लिए भी रास्ते खोलने की कोशिश कर रही है। एरेल सबको देखता है और सोचता है कि ये वाकई बहुत मजेदार है, क्योंकि सबके एक्सप्रेशंस किसी मजाक से कम नहीं है। किंग पूरी तरह से शॉक में है। केन्या की माँ तो जमीन पर बैठ गई हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। और सबसे जरूरी बात, वो खूबसूरत और दुष्ट आंटी पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी हैं। एरेल सोचता है कि उसने तो समझा था कि उसने इस पुरानी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है, लेकिन अब ये सिचुएशन काफी नाजुक हो चुकी है और ये जरूर उसे बहुत गुस्से में डाल रहा होगा। एरेल कहता है कि अगर ये कोई और मामला होता तो वो उसके चेहरे पर हंस देता, लेकिन इस वक्त तो वो खुद भी रोने के करीब है। एरेल ये सब देखकर सोचता है कि जब उसने 1 साल की उम्र में ये सोचा था, तब से लेकर अब तक उसके बर्थडे कभी भी नॉर्मल तरीके से नहीं गुजरे, और यही वजह है कि वो अब कभी भी बर्थडे पार्टी नहीं मनाना चाहता। फिर थोड़ा हंगामा होता है, लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने की तैयारी कर रहे होते हैं। एरेल अपना सूटकेस उठाता है और कहता है कि अब उसे अलविदा कहना होगा। उसकी माँ उसके पास आती हैं और कहती हैं कि वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है, जैसे कल ही की बात हो जब वो पैदा हुआ था और अब वो इतना बड़ा हो गया है। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि वो उनसे मिलने आता रहेगा ताकि उन्हें ज्यादा चिंता ना हो। उसकी माँ कहती हैं कि वो वाकई बहुत चिंतित है, खासकर उसकी पुरानी नैनी भी, क्योंकि बचपन में उसने कभी ज्यादा रोया नहीं, फिर भी वो अच्छे से बड़ा हो गया। ये बात एरेल को चौंका देती है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि कम रोने से वो एक महान बच्चा बन जाएगा। लगता है उसे अभी और सीखना बाकी है। उसकी माँ उसे गुस्से से देखती हैं। वो उसका हाथ पकड़कर कहती हैं कि उसका शरीर कमजोर है, इसलिए अगर वो बीमार पड़े तो उसे तुरंत मदद मांगनी चाहिए। एरेल मुस्कुराकर कहता है कि उसे पहले से ही ये पता है। फिर वो अपनी माँ से दोबारा कहता है कि वो इतनी चिंता न करें। इसी मौके पर वो उस जमीन के बारे में बात करने लगता है जहां वो जा रहा है, लेकिन उसकी माँ बीच में ही उसे टोक देती हैं और कहती हैं कि उन्हें पहले से ही पता है कि वो कहाँ जा रहा है। एरेल ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो इसे अब तक पूरी तरह से सीक्रेट रखा था। उसकी माँ उसे डांटती हैं और पूछती हैं कि क्या कोई ऐसी माँ होगी जिसे ये ना पता हो कि उसका बेटा कहाँ जा रहा है।
एरियल को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपना सिर खुजलाता है। वो सोचता है कि एक प्रोफेशनल होने के बावजूद वो अपनी माँ के सामने असहाय महसूस कर रहा है। उसकी माँ उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि एरियल चाहे कहीं भी जाए, वो जानती हैं कि वो हर सिचुएशन में अच्छा करेगा। ये सुनकर एरियल के पास कोई जवाब नहीं बचता। उसकी माँ उसे और कसकर गले लगाते हुए कहती हैं कि इसी वजह से वो अब और चिंता नहीं करेगी। वो बस यही कहेगी कि वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती हैं। एरियल की आंखें कांपने लगती हैं और आंसुओं से भर जाती हैं। अपनी माँ के इन शब्दों को सुनकर वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि वो ठीक रहेगा, और वो अपनी माँ से भी कहता है कि वो हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखें। इंडिपेंडेंस का मतलब ही माता पिता और बच्चों के बीच का अलगाव है। भले ही वो बार बार लौट कर आ सके, लेकिन ये करने में भी बहुत दुख होता है। इस तरह दोनों अलविदा कहते हैं। एरिल अपने नए सफर के लिए निकल पड़ता है, ठंड और बर्फ से भरी उस जगह की ओर जो राज्य के सबसे उत्तरी हिस्से में थी। ये बर्फीली जमीन पहाड़ों के नीचे स्थित थी। एरिल खिड़की से बाहर झांक कर देखना चाहता था कि वहां का नजारा कैसा है, लेकिन ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि बाहर देखना मुश्किल हो रहा था। वो सोचने लगता है कि वो उस बर्फीले महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है जहां से कोई भी लौटकर नहीं आया। वो सोचता है कि वो वहां काम कैसे करेगा, क्योंकि जमीन इतनी सख्त होगी कि औजार तक टूट सकते हैं। उसे लगता है कि जिन नोबल्स ने उसे वहां भेजा है वो मजाक कर रहे हैं। वो सच में चाहते हैं कि वो मर जाए। एरिल खिड़की से सिर बाहर निकालकर चिल्लाता है कि वो नोबल्स बस इंतजार करें, क्योंकि अगर उन्होंने उसे लावा से भरे ज्वालामुखी में भी फेंक दिया होता तो भी वो उसे अपने लिए एक आरामदायक स्वर्ग बना देता। फिर वो सिर वापस अंदर कर लेता है। केन्या उसे देखती है और कहती है कि वो खेलना बंद करे और खिड़की बंद कर दे। एरियल खिड़की बंद कर देता है और सोचता है कि जादुई हीटिंग टूल्स पर पैसा खर्च करना वाकई सही था। इससे अंदर की गर्माहट बरकरार रहती है, भले ही उसे ये कोट पहनना कितना भी नापसंद हो। प्रिंसेस केन्या कहती है कि गाड़ी के अंदर पहले ही काफी गर्मी है, तो एरियल को शिकायत करने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछती है कि उसने ये सब करने में कितना खर्च किया। एरियल उसकी ओर देखता है और सोचता है कि उसे अभी तक ये नहीं पता कि केन्या सही दिमाग में भी है या नहीं। आखिर वो इतनी ठंड में भी वही ड्रेस कैसे पहन सकती है जो वो पहले गर्म मौसम में पहना करती थी। एरियल अपनी पावर्स यूज करता है और केन्या को देखता है। उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी मोना को थर्मल इंसुलेशन के रूप में यूज कर रही है। वो सोचता है कि उसने कभी उसे इस तरह एडमायर नहीं किया था। ये देखकर उसे लगता है कि शायद वो इसे इंस्टिंक्ट से कर रही है। एरियल साई करता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि उसकी बहन डरावनी रूप से टैलेंटेड है। केन्या थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या यह नॉर्मल नहीं है और क्या कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। एरियल उससे कहता है कि वो बाहर अपने एस्कॉर्ट नाइट्स को ये बात बताए, शायद वो दोनों रो पड़ेंगे। इसके बाद एरियल मजाक करना बंद करता है और टॉपिक चेंज करता है। वो पूछता है कि क्या केन्या सच में इस जगह पर आने के लिए रिग्रेट नहीं करेगी। केन्या को उसका सवाल ठीक से समझ नहीं आता और वो इरिटेट होकर पूछती है कि क्या एरियल को उसके साथ आना इतना बुरा लग रहा है। एरियल बस अपना चेहरा घुमा लेता है और कुछ नहीं कहता, लेकिन केन्या उसके गाल पकड़ लेती है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस कंफर्म कर रहा था कि क्या उसके लिए एरियल को फॉलो करना सही रहेगा। थियरल और एरियल इस बारे में काफी चिंतित थे, लेकिन केन्या ने नाइट्स अप्रेंटिस के नाम से एरियल को फॉलो करने का फैसला कर लिया था। उसने पूरा दिन सोचने और प्लान बनाने में लगा दिया ताकि वो सबको कन्विंस कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिंसेस केन्या पूरी तरह से अपने डिसीजन पर अड़ी रही। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एरियल के साथ जाने की जिद पकड़ ली। वो एरियल के करीब आती है और कहती है कि उसे कभी इसका रिग्रेट नहीं होगा। एरियल पूछता है कि क्या वो सीरियस है। केन्या उसे छोड़ देती है और कहती है कि उसने इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। एरियल को उसकी बात समझ नहीं आती और वो पूछता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी। केन्या अपना सिर झुका लेती है और कहती है कि अगर वो महल में रहती तो जल्द ही उसकी एंगेजमेंट हो जाती। एरियल जवाब देता है कि ये तो बहुत प्रोबेबल है। वो सोचता है कि केन्या इस साल 19 की होने वाली है और इस उम्र तक उसकी एंगेजमेंट ना होना अपने आप में सरप्राइजिंग है। केन्या साई करती है और कहती है कि भले ही डेट डिसाइड नहीं हुई थी, लेकिन ये इवेंचुअली हो जाता है। एरियल अब सब समझने लगता है और सोचता है कि यही रीजन था कि उसने ऐसा डिसीजन लिया। वो सोचता है कि प्रिंसेस केन्या बिल्कुल उसकी तरह है। वो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहती, इसलिए उसने यह रास्ता चुना। वो खिड़की के पास जाती है और कहती है कि अब से वो अपनी फ्रीडम खुद तलाश करेगी। एरियल पूछता है कि उसका पार्टनर कौन होता। केन्या कहती है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसने नाम सुने बिना ही प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। एरियल अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ कि वो किसी के साथ नहीं फंसी, क्योंकि कोई भी नोबलमैन उसके स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को हैंडल करना मुश्किल समझता। जैसे ही उनकी जर्नी जारी रहती है, एरियल सोचता है कि उसे नहीं पता कि वो बदकिस्मत इंसान कौन था, लेकिन उसे एरियल का शुक्रिया अदा करना चाहिए या शायद नहीं। कुछ घंटों बाद वो आखिरकार प्रिंस एरियल के कासल में पहुंचते हैं। वो और उसके गार्ड्स मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। इस समय एरियल के पास 1000 सोल्जर्स, 200 स्लेव्स जो इस जगह के नए रेजिडेंट्स होंगे, और एल्केमिस्ट एंटुराज के साथ साथ कुछ मेड्स भी हैं। एरियल मुस्कुराता है और सोचता है कि अब उसका एम्पायर बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले
फाहिलिया की मिलिट्री पूरी तरह से आशा और सीना के कंट्रोल में थी, जो हर चीज का ध्यान रख रहे थे। लेकिन प्रिंसेस केनिया के लिए एरेल उसे कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहता था। वो सोचता है कि अगर कभी नाइट्स बैरक्स कोलैप्स हो गया तो क्या होगा। जैसे ही केनिया स्नो देखती है, वो खुशी से बाहर भागती है, जबकि एरेल बस उसे देखता रहता है और सोचता है कि अगर यही उसका पहला रिएक्शन है तो शायद उसे भी ज्यादा परवाह नहीं होगी। एरेल अपने कमरे में जाता है, अपनी चेयर पर बैठता है और सोचता है कि क्या अब उसके लिए काम करने का सही समय आ गया है। फाहिलिया की टोटल पॉपुलेशन करीब 10,000 है, जो 12 विलेजेस में रहते हैं। एरेल सोचता है कि इन विलेजेस को आपस में कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। वो कुछ बुक्स पढ़ते हुए ये एनालाइज करता है कि यहाँ के ज्यादातर लोग हंटर गैथरर्स हैं, जो पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं। यहाँ दशकों से कोई नया रेजिडेंट नहीं आया और पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। यह देखकर एरेल रियलाइज करता है कि यह जगह सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि पूरी तरह से रुइन होने की कगार पर है। रॉयल पैलेस इस जगह से कोई टैक्सेस कलेक्ट नहीं करता, बल्कि इसे एग्जेम्पशन लिस्ट में डालकर इग्नोर कर देता है। एरेल गहरी सांस लेता है और सोचता है कि आखिर इस जगह का फॉर्मर लॉर्ड कौन था जिसने इसे इस हालत में पहुंचा दिया। वो अपनी चेयर पर पीछे झुक जाता है, हाथ में एक बुक लिए हुए जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थे। एरेल उसे पढ़ना शुरू करता है और समझता है कि यह इस जमीन को रिकवर करने की एक एम्बिशियस कोशिश थी, क्योंकि घाटा बहुत ज्यादा था। पिछले लॉर्ड ने दूसरे इलाकों से पैसे उधार लिए थे और उसी की वजह से वह दिवालिया हो गया। एरेल गुस्से में किताब फेंक देता है और चिल्लाता है कि यह सब उसके लिए पूरे तरीके से मजाक है। वह सोच रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अचानक उसे यह सब पता चलता है। एरेल अपनी टेरिटरी का नक्शा अपनी डेस्क पर फैलाता है और सोचता है कि पिछला लॉर्ड पूरा बेवकूफ था, इसलिए अब उसे ध्यान से देखना होगा कि इस समय उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। एरेल कुछ वैल्यूएबल चीज ढूंढ रहा होता है और जब वह नक्शे को ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि जनसंख्या बहुत कम होने की वजह से वहां कई पेड़ बिना इस्तेमाल के पड़े हैं। इस पर एरेल सोचता है कि अगर वह इनका इस्तेमाल करके पेपर बनाना शुरू करे तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि वहां पेपर काफी वैल्यूएबल है। शायद ये एक ऑप्शन हो सकता है जिसे वह ट्राई कर सकता है। लेकिन तभी एरेल को याद आता है कि उसके पिछले प्रोडक्ट्स अभी भी अच्छी तरह बिक रहे हैं, तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह डिसाइड करता है और कहता है कि यही प्लान रहेगा। अब उसे उन लोगों से मिलना होगा जो वहां रहते हैं। एरेल के मन में एक छोटा सा डाउट आता है कि अगर पिछला लॉर्ड एक इडियट था तो अब असल में इस टेरिटरी की जिम्मेदारी किसके हाथ में है। एरेल चिल्लाता है कि सभी विलेज चीफ्स को बुलाया जाए और सबको खुद आना होगा। कुछ घंटों बाद सभी प्रतिनिधि वहां पहुंच जाते हैं। एरेल अपनी कुर्सी पर बैठा होता है और यह देखकर इंप्रेस होता है कि सभी सच में आ गए हैं। उन्हें देखते हुए एरेल नोटिस करता है कि वे सभी काफी मजबूत हैं। आखिर वे ऐसी जगह रहते हैं जहां उन्हें इस ठंड में शिकार करके सरवाइव करना पड़ता है। वह सोचता है कि ये लोग शायद अपने हाथों से ही एक दो भेड़ियों को मार सकते हैं। सभी झुककर अपने नए लॉर्ड का अभिवादन करते हैं। इसके बाद एरेल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसका नाम एरेल है। वह उनसे कहता है कि इस नाम को याद रखना। एरेल जोर देता है कि वह एक ऐसा लॉर्ड बनना चाहता है जिसे वे एडमायर कर सकें, लेकिन अंदर ही अंदर एरेल सोचता है कि वे लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी नजरों में एरेल सिर्फ एक बच्चा है जिसके पास पावर्स हैं। लेकिन एरेल उन्हें खुद को कमजोर नहीं समझने देगा। तभी वह नोटिस करता है कि वहां एक यंग विलेज चीफ है। एरेल जोर देकर कहता है कि उसने सभी विलेज चीफ्स को खुद आने के लिए कहा था। यह सुनकर वह नौजवान थोड़ा डर जाता है। वह घुटनों के बल गिरकर कहता है कि उसके पिता पिछले साल तक विलेज चीफ थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में उनका देहांत हो गया और उसी के कारण उसे यह पद विरासत में मिला। एरेल अपने पैर क्रॉस करके कहता है कि ठीक है, लेकिन यह बात उसे पहले से ही डॉक्यूमेंट्स में पढ़कर पता थी। ऐसा नहीं है कि एरेल उन पर कोई दबाव बनाना चाहता है, बल्कि वह सिर्फ यह दिखाना चाहता है कि अब यहाँ का असली मालिक कौन है। इसके बाद एरेल कहता है कि वैसे भी उन्हें लंबी बातचीत करनी होगी और साफ है कि यहाँ आने के दौरान ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए एरेल अपनी मेड्स को बुलाता है और कहता है कि वे खाना खाते हुए बातचीत करेंगे। यह सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। एरेल मुस्कुराते हुए उनमें से एक के पास दौड़ता है और सोचता है कि लोअर स्टेटस के लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत होती होगी। जाहिर तौर पर एक हाई रैंकिंग व्यक्ति के साथ खाना खाने से, यानी बॉस के साथ डिनर करना। एरेल कहता है कि यह उसकी तरफ से है, इसीलिए वे हेजिटेशन के बिना खा सकते हैं। वे चाहे जितना महंगा खाना मांग लें, वह उनकी परवाह नहीं करता। हाँ, हो सकता है कि उसके लिए कुछ बचा ही ना रहे, लेकिन उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डाइनिंग टेबल तैयार होती है। एरेल टेबल के एंड में बैठा मुस्कुरा रहा होता है और सोचता है कि यह अब तक की सबसे खराब मीटिंग होने वाली है। वह अपने मेहमानों के चेहरों को देखता है और नोटिस करता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वे कांटों की कुर्सी पर बैठे हों। एरेल मुस्कुराकर कहता है कि वे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तभी उनमें से एक चिल्लाकर कहता है कि वे पहले से ही बहुत कंफर्टेबल हैं। एरेल को याद आता है कि यह सिचुएशन उसके लिए भी काफी अनकंफर्टेबल थी। उसे प्रिंसेस केनिया से भी मदद मांगनी पड़ी थी कि इस तरह के डिनर में उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन केनिया बस हंसते हुए कहती है कि उसे एरेल को इतनी सीरियसनेस के साथ देखने की आदत नहीं है। जैसे ही चीफ्स अपने प्लेट्स को देखने लगते हैं, वे इंप्रेस्ड हो जाते हैं।
एरेल कहता है कि वह उन्हें इससे भी अच्छा खाना ऑफर करना चाहता था, लेकिन अभी यह संभव नहीं है, इसलिए वह उनसे थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहता है। लेकिन चीफ्स चिल्लाकर कहते हैं कि यह कोई समस्या नहीं है, वे अपने नए लॉर्ड की कृपा से बहुत आभारी हैं। एरेल पीना शुरू करता है और नोटिस करता है कि वे लगभग हर बात के लिए ना कह रहे हैं। एरेल सोचता है कि भले ही यह एक सिंपल मील था, लेकिन उसने इसे पैसों की कमी के कारण नहीं परोसा। चीफ्स खाना खाते हैं और महसूस करते हैं कि मांस में नमक है। एरेल सोचता है कि उनकी यह प्रतिक्रिया नॉर्मल है, क्योंकि वहां नमक बहुत कीमती चीज है और मांस के साथ नमक होना तो और भी बड़ी लग्जरी है। एरेल सोचता है कि भले ही वह इस इलाके का लॉर्ड है, लेकिन विलेज चीफ्स के साथ वही खाना खाकर वह दिखा रहा है कि यहाँ सभी बराबर हैं और उनमें दोस्ती का रिश्ता है। इससे यह भी साफ होता है कि वह सभी के बारे में सोच रहा है। एरेल इस मौके का फायदा उठाकर कहना शुरू करता है कि साफ तौर पर पिछला लॉर्ड सभी के लिए मुश्किलें लेकर आया था। वह जोर देकर कहता है कि उसे पता है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका लीडर एक इडियट हो और सिर्फ अपनी ही आइडियाज पर चले तो पूरी पॉपुलेशन को सफर करना पड़ता है। फिर वह कहता है कि अगर यहाँ के लोग वैसे ही चलते रहे जैसे अब तक चल रहे थे, तो अगले 10 सालों में यह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अभी वो किसी भी तरह शिकार करके सरवाइव कर रहे हैं। एरेल पूछता है कि वे इस तरीके से कितने समय तक टिक सकते हैं। एरेल जोर देकर कहता है कि आज से वह उन्हें कई तरह के ऑर्डर्स देना शुरू करेगा। कई बार वो ऑर्डर्स उन्हें भी समझ नहीं आएंगे, इसीलिए वह पहले से ही उन्हें इस बारे में वार्न करना चाहता है। वह अपना मुंह पोंछता है, जोर से टेबल पर हाथ मारता है, खड़ा होता है और चिल्लाता है कि जो भी हो जाए वे बस उस पर भरोसा करें। चीफ्स थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि एरेल सही कह रहा है। गार्ड्स सोचते हैं कि एरेल ही न्याय है। वे एरेल को एक देवदूत की तरह देखने लगते हैं, लेकिन वह कहता है कि ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां के सभी लोग किसी धर्म के फैनेटिक्स हों। एरेल आगे कहता है कि अगर उन्हें दिए गए ऑर्डर्स से वे खुश नहीं हैं, तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है, लेकिन अगर वे इन्हें ठीक से फॉलो करेंगे तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि यहाँ के सभी रेजिडेंट्स अच्छे से खा सकें। एरेल सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाता है और कहता है कि वह अपनी पहली रिक्वेस्ट बताने वाला है। उसे पता है कि उन्हें पहले ही इस बारे में बताया जा चुका है, लेकिन वह चाहता है कि सभी इसे एक्सेप्ट करें। वह उन लोगों को रहने की जगह देना चाहता है जिन्हें वह लाया है। जिन लोगों को स्लेवरी से मुक्त किया गया है, उन्हें गांवों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वे सभी अपनी परिवारों के साथ वहां आजाद होकर रह सकते हैं और जो लोग शिक्षित हैं वे वहां काम कर सकते हैं। तभी एक चीफ कहता है कि विलेजेस में उन्हें एक्सेप्ट करने की सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि वे यह नहीं जानते कि बाकी रेजिडेंट्स इस स्थिति को समझेंगे या नहीं। एरेल थोड़ी देर सोचता है और मानता है कि यह सच में मुश्किल होगा। भले ही वे अब फ्री हो गए हैं, लेकिन स्टेटस की यह घिनौनी दीवार इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। बाकी रेजिडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वे अब भी आउटसाइडर्स हैं। एरेल उनसे कहता है कि वे इसकी चिंता न करें, क्योंकि वह सिर्फ उनसे इतना कह रहा है कि वे उन्हें विलेजेस में आने दें। इसके बदले में उन्हें कुछ और इनाम मिलेगा। एरेल अजीब तरीके से मुस्कुराता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि वे उसकी सिंसेरिटी को समझ चुके होंगे। आखिर में विलेज चीफ्स मान जाते हैं और कहते हैं कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि यह सुनकर अच्छा लगा।